हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भोसले आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मेरा ये फर्स्ट वीडियो फिजिक्स से रिलेटेड है। अभी तक मैंने जितने भी वीडियोस बनाए वो सब केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिक्स एक जटिल शब्द है जिसे समझने में स्टूडेंट्स को काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो वे यदि बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर काम करते हैं तो डेफिनेटली उनका फिजिक्स बेहतर होगा। तो हम जनरल साइंस से लेकर आगे की स्टडी फिजिक्स तक लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जनरल साइंस के अंतर्गत साइंस को हम विज्ञान कहते हैं। साइंस को हम विज्ञान कहते हैं। साइंस के जो जनक हैं, फादर ऑफ साइंस, तो फादर ऑफ साइंस हम किसे कहते हैं? तो साइंस के जनक हो जाएंगे अरस्तु। तो अरस्तु को हम साइंस का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। अब ये जो साइंस शब्द है अर्थात विज्ञान, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो साइंस शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है साइंशिया नाम से। साइंशिया नाम से, जिसका अर्थ होता है साइंशिया, जिसका अर्थ होता है टू नो। अर्थात किसी घटना के बारे में जानना, किसी उपकरण के बारे में जानना, किसी पदार्थ के बारे में जानना, या किसी खोज के विषय में शोध करना, या फिर खगोल या फिर अंतरिक्ष विज्ञान को जानना। तो हमारे मन में विज्ञान को या किसी प्रश्न को जानने की जो सारी इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है उसे ही क्या नाम दिया गया है? विज्ञान नाम दिया है। अब फर्दर स्टडीज की दृष्टि से अगर हम देखें तो विज्ञान को मुख्यतः 3 शाखाओं में डिवाइड किया गया है। केवल हम अध्ययन की दृष्टि से देख रहे, बाकी जो शाखाएं हैं उसको हम अलग कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो विज्ञान की मुख्य शाखाओं के अंतर्गत मुख्य 3 शाखाएं आती हैं। सबसे पहली हमारी भौतिक विज्ञान, सेकेंड है हमारा रसायन विज्ञान, और थर्ड है हमारा जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान को हम फिजिक्स कहते हैं, उसी प्रकार से रसायन विज्ञान को हम केमिस्ट्री कहते हैं, और जीव विज्ञान को हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे कि साइंस या विज्ञान की जो सबसे पहली शाखा है हमारी वो है भौतिक विज्ञान। और भौतिक विज्ञान जो है वो एक जटिलतम शाखा है, इसलिए सबसे पहले हम किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक विज्ञान का अंतर्गत करेंगे, जिसके अंतर्गत क्या आएगा? फिजिक्स। सेकेंड आता है रसायन विज्ञान, जिसे हम क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। रसायन विज्ञान के अंतर्गत हम विभिन्न रसायनों का अध्ययन करते हैं, किन्हीं भी 2 पदार्थों के बीच अन्योन्य होने वाली क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उनके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीजें हम किसके अंतर्गत पढ़ेंगे? रसायन विज्ञान के अंतर्गत। हमारा थर्ड पॉइंट है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी। यहाँ पर हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो भौतिकी है, तो फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? तो फिजिक्स शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूसिस शब्द से हुई है। कहाँ से हुई है? फ्यूजिस शब्द से, या फिर फ्यूसिस भी बोल सकते हैं हम इसको। फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर। जिसका क्या अर्थ होता है? नेचर। नेचर को हम क्या कहते हैं? प्रकृति। ठीक है। उसी प्रकार से जो रसायन विज्ञान है, तो रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? वो हुई है कीमिया शब्द से। कहाँ से हुई है? कीमिया शब्द से, जिसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर। जिसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर, जिसे हम काला पदार्थ भी कहते हैं। और उसके बाद थर्ड आता है हमारा जीव विज्ञान। अब ये जो जीव विज्ञान शब्द है, जो इसको हम बायोलॉजी कहते हैं, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसे हम कहते हैं बायोस प्लस लोगोस। अब बायोस का अर्थ क्या होता है? बायोस का अर्थ होता है जीव, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। अर्थात
यदि हम कहें तो जीवों का जो अध्ययन है वही क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। और जीवों को हम क्या कहते हैं, लिविंग्स भी कहते हैं। जीवों को हम लिविंग्स भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों बेसिक शाखाएं हमने बताई। अब इसके बाद आता है यहां पर कि इनके फादर कौन है, मतलब इनके जनक कौन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भौतिकी। तो भौतिकी के एक जनक न होकर दो जनक माने गए हैं। नंबर फर्स्ट, तो नंबर फर्स्ट पर आते हैं जिसे हम भौतिकी की दो शाखाएं हैं। अब भौतिकी के अंतर्गत हम कौन कौन सी शाखाओं का अध्ययन करेंगे, तो भौतिकी में आती है सबसे पहले चीर सम्मत भौतिकी। तो पहली कौन सी है, चीर सम्मत भौतिकी। और सेकंड है आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो चीर सम्मत भौतिकी है, इसके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है चीर। चीर मतलब होता है पुराना। चीर मतलब होता है पुराना। जो पुरानी भौतिकी थी उसे हम क्या कहते हैं, चीर सम्मत भौतिकी। और जो आधुनिक भौतिकी है उसे हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो चीर सम्मत भौतिकी है उसके जो जनक है वो है सर आइजक न्यूटन। और जो आधुनिक भौतिकी है उसके जनक है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन, ठीक है। और हमारा सेकंड है रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान के जनक किसको कहा गया है, तो फादर ऑफ केमिस्ट्री हो जाएंगे लेवोशियर। लेवोशियर, तो लेवोशियर को हम केमिस्ट्री के क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। उसी प्रकार के बायोलॉजी के जो जनक हैं, तो बायोलॉजी के जनक कौन हो जाएंगे, तो बायोलॉजी के फादर है अरस्तु। तो अरस्तु को हम बायोलॉजी के क्या कहते हैं, फादर कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको यहां पर सारी चीजें फिर से रिपीट करवा देता हूं। सबसे पहले है जनरल साइंस। तो साइंस जो है उसे हम विज्ञान कहते हैं। साइंस के जनक अरस्तु को कहा गया है। और साइंस शब्द की जो उत्पत्ति है वो साइंशिया नाम से हुई है, जिसका अर्थ होता है जानना। अब जानने में किसको जानेंगे, किसी घटना के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में, उसी प्रकार से किसी खगोल विज्ञान के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में, विभिन्न पदार्थों के बारे में। इन सबको जो जानने की इच्छाएं हमारे मन में होती है वही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। अब फर्दर स्टडीज की दृष्टि से अगर हम देखें तो विज्ञान को तीन भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भौतिक विज्ञान, जो विज्ञान की जटिलतम शाखाओं में गिनी जाती है। सेकंड है रसायन विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री भी कहते हैं। और थर्ड है जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स की जो उत्पत्ति हुई है वो फ्यूसिस शब्द से हुई है। फ्यूसिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है नेचर, यानी कि प्रकृति। इसको याद रखेंगे, क्या अर्थ होता है इसका, प्रकृति मतलब नेचर। सेकेंड है हमारा रसायन विज्ञान, जिसे हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है ब्लैक मैटर मतलब काला पदार्थ। थर्ड है हमारा जीव विज्ञान, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, बायोज प्लस लोगोज, अर्थात जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। अब इसके बाद हमने देखे कि इनके जनक कौन है। तो भौतिक विज्ञान के दो जनक हैं। पहली भौतिकी थी चीर सम्मत भौतिकी, जिसे हम पुरानी भौतिकी कहते हैं। इसके जनक हैं सर आइजक न्यूटन। क्या कहेंगे, सर आइजक न्यूटन। और जो हमारी सेकेंड भौतिकी है, जिसे हम क्या कहते हैं, आधुनिक भौतिकी, जो वर्तमान में प्रेजेंट में चल रही है अब तक, तो इसके जो वैज्ञानिक है वो है अल्बर्ट आइंस्टीन। तो भौतिकी के जो आधुनिक भौतिकी है उसके जनक किसको माना गया है, अल्बर्ट आइंस्टीन को माना गया है। उसी प्रकार से रसायन विज्ञान के जो जनक है वो लेवोशियर को कहते हैं। किसे कहते हैं, लेवोशियर। और जीव विज्ञान या बायोलॉजी के जो जनक है वो कहलाते हैं अरस्तु कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये बेसिक डिटेल हमारी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। साइंस के अंतर्गत हमने तीन शाखाएं पढ़ी, उसमें से हमें अध्ययन करना है फिजिक्स का। तो हम यहाँ पे देखेंगे साइंस यानी कि विज्ञान, और इसकी एक शाखा ले लेते हैं हम भौतिक विज्ञान। भौतिक
विज्ञान, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं। और आपने देखा कि जो फिजिक्स शब्द है उसकी उत्पत्ति हुई थी फ्यूसिश शब्द से, जिसका अर्थ होता है नेचर, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे आप देखेंगे कि ये जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो किससे मिलकर बनी है। तो प्रकृति जो है, हमारी प्रकृति, वो दो चीजों से मिलकर बनी है। नंबर फर्स्ट द्रव्य, जिसे हम मैटर कहते हैं, और नंबर सेकंड पर आएगा ऊर्जा, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इन दो चीजों से मिलकर ही हमारी प्रकृति का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। अब ये जो द्रव्य है मैटर, तो द्रव्य के अंतर्गत हम तो द्रव्य किसे कहेंगे, तो ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जो स्थान घेरती है या स्पेस कवर करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य के अंतर्गत। पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट आएगा ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, अर्थात दृश्य। क्या कहेंगे, दृश्य मतलब देख सकना, या इसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल, जो हमारे आंखों से दिखाई देती है। और थर्ड पॉइंट आएगा जो स्थान घेरती है। स्थान तो एक हो चुका है हमारा पॉइंट, लास्ट में हम ले लेंगे, जिसका वेट होता है या फिर उसका क्या होता है, भार, वेट। तो जिसमें क्या होता है, वेट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, द्रव्य। तो द्रव्य के अंतर्गत तीन चीजें आ गई, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु जिसे हम देख सकते हैं, जिसे जो स्थान घेरती है, और जिसमें कुछ ना कुछ वेट होता है। इसके अपोजिट आ जाएगा एनर्जी में। तो अपोजिट क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसमें देखेंगे कि ऊर्जा जो है वह स्थान घेरती है क्या, नहीं, तो यह स्थान नहीं घेरती, स्थान नहीं घेरती, अर्थात स्पेस कवर नहीं करती। सेकंड आ जाएगा, सेकंड पॉइंट में आ जाएगा कि जो एनर्जी होती है वो अदृश्य होती है, मतलब इनविजिबल होती है, अनविजिबल। क्या होगी, अनविजिबल, मतलब दिखाई नहीं देगी। और थर्ड आएगा एनर्जी जो है वो वेटलेस होती है। वेटलेस मतलब इसमें कोई भी भार नहीं होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो प्रकृति है वो दो चीजों से मिलकर बनी है, द्रव्य और ऊर्जा। यदि हमें डिफाइन करना है द्रव्य को, मैटर को, तो हम कहेंगे कि ब्रह्मांड की वह प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसे हम देख सकते हैं और जिसका कुछ ना कुछ भार होता है। और इसी के अपोजिट आएगा एनर्जी में, जिसका जो स्थान नहीं घेरती, जो अनविजिबल होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती। और थर्ड आएगा वेटलेस होती है, मतलब इसका कोई भी भार नहीं होता है। अब इसके बाद एक चीज और देखेंगे कि जो फिजिक्स के दो टाइप्स थे, एक था चीर सम्मत भौतिकी, चीर सम्मत भौतिकी, और सेकंड है आधुनिक भौतिकी, आधुनिक भौतिकी। चीर सम्मत भौतिकी को हम एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं। और आधुनिक भौतिकी को हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, अब आप में इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो जो चीर सम्मत भौतिकी थी, जिसके जनक कौन थे, सर आइजक न्यूटन, ये कहते थे कि द्रव्य और ऊर्जा को हम एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये दोनों घटक जो है वो आपस में भिन्न भिन्न है, अर्थात द्रव्य एक अलग घटक है और ऊर्जा एक अलग घटक है। तो चीर सम्मत भौतिकी इन दोनों को पृथक पृथक मानती है। और उसके बाद जो आधुनिक भौतिकी है, जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है, तो मॉडर्न फिजिक्स जो है वो इस बात में विश्वास रखता है कि द्रव्य can be converted energy and energy can be converted द्रव्य। मतलब द्रव्य को एनर्जी में अर्थात ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट किया जा सकता। ये मुख्यतः डिफरेंस थे दोनों के मतों में। तो इस प्रकार से ये हमने साइंस के बारे में बेसिक डिटेल देखी।
चिरसम्मत भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी और आधुनिक भौतिकी। आधुनिक भौतिकी, चिरसम्मत भौतिकी को हम एंशिएंट फिजिक्स कहते हैं और आधुनिक भौतिकी को मॉडर्न फिजिक्स के नाम से जानते हैं। चिरसम्मत भौतिकी जो है वो 1900 के पहले है। चिरसम्मत भौतिकी को हम 1900 के पहले देखते थे और आधुनिक भौतिकी वो है 1900 के बाद। 1900 के बाद जब अल्बर्ट आइंस्टीन या अल्बर्ट आइंस्टाइन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, अल्बर्ट आइंस्टीन ने या अल्बर्ट आइंस्टाइन ने आधुनिक भौतिकी का 1905 में एक सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिन्होंने इसमें बताया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके आधार पर जो आधुनिक भौतिकी है, अब आधुनिक भौतिकी के बारे में हम यहां पर देखते हैं। तो आधुनिक भौतिकी और चिरसम्मत भौतिकी दोनों में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं। तो जो चिरसम्मत भौतिकी है उसमें सबसे पहला जो मुख्य पॉइंट है वह है यांत्रिकी। इसके घटक है, तो पहला घटक क्या है? यांत्रिकी। यांत्रिकी को हम मैकेनिज्म कहते हैं। मैकेनिक्स कहते हैं। अब यांत्रिकी के हम किसका अध्ययन करते हैं? तो यांत्रिकी में हम गति को हम मोशन भी कहते हैं और गति के साथ साथ उसमें यूज होने वाले उपकरणों का अध्ययन भी करते हैं। गति को हम कहते हैं कि जब कोई पिंड समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। इसमें हमारा सेकंड पॉइंट आता है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा प्रकाशिकी। सेकंड पॉइंट है हमारा प्रकाशिकी। तो प्रकाशिकी में क्या होगा? हम लाइट्स का अध्ययन करेंगे, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, उसके बाद लेंस, इन चीजों का हम प्रकाशिकी में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हमारा थर्ड पॉइंट आता है, चिरसम्मत भौतिकी की शाखाएं है ये पॉइंट्स है उसके अंतर्गत। उसके बाद आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिर वैद्युतिकी, तो स्थिर वैद्युतिकी में हम किसका अध्ययन करेंगे? सबसे पहले आवेश का या फिर उसके हम क्या कहते हैं? चार्ज का। उसके बाद आएगा विद्युत धारा का। उसके बाद उपकरणों का। अब उपकरण में कौन कौन आएगा? तो उपकरण में आएगा ट्रांसफार्मर। सेकंड आएगा जनरेटर। तो इन चीजों का हम स्थिर वैद्युतिकी में क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी कहते हैं इंग्लिश में। हमारा फोर्थ पॉइंट है तो ऊष्मा गतिकी, जिसको हम थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। थर्मोडायनामिक। तो ऊष्मा गतिकी में क्या होता है? तो ऊष्मा गति में एक ऊष्मा का परिवर्तन दूसरे ऊष्मा में, ऊष्मा गतिकी के विभिन्न नियम या ऊष्मा गतिकी के नियम होते हैं। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, उनकी क्या क्या अवधारणा है, इन सभी चीजों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत। उसके बाद जो हमारी आधुनिक भौतिकी है जो वर्तमान में चालू है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आएगा नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय
भौतिकी। तो नाभिकीय भौतिकी की देन क्या है वर्तमान में? तो नाभिकीय भौतिकी से हमें क्या प्राप्त हुआ है? सबसे पहले परमाणु अस्त्र शस्त्र, परमाणु अस्त्र शस्त्र, जिन्हें हम व्यापंस कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापन कहते हैं। तो नाभिकीय भौतिकी का पहला है जिसे हम परमाणु अस्त्र शस्त्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। और सेकंड जो आएगा वो है चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। कहाँ होता है? चिकित्सा के क्षेत्र में। अब चिकित्सा के क्षेत्र में कहाँ उपयोग होता है इसका? तो सबसे पहला आएगा नंबर फर्स्ट, तो इसमें हम लेंगे कोबाल्ट 60। तो कोबाल्ट 60 का जो प्रयोग है वो कैंसर के उपचार में किया जाता है। सभी को पता है कि कैंसर एक बहुत भयंकर और जानलेवा बीमारी है, तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। उसके बाद एक और आता है आयोडीन 131। तो आयोडीन 131 का उपयोग हम कहाँ करते हैं? जो हमारी गले की जो ग्रंथि होती है वो फूल कर बड़ी हो जाती है, वो किसकी अनुपस्थिति में? यदि हमें नमक खाने के द्वारा प्रॉपर रूप से नहीं मिल रहा है तब हमारे गले की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, और फूलने के बाद अब उसको ठीक करने के लिए हमें जो भोजन से आयोडीन नहीं मिल पा रहा, तो हम कहाँ से आयोडीन लेते हैं? बाहर से, प्राकृतिक तरीके से न लेते हुए कृत्रिम तरीके से लेते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? आयोडीन 131 का उपयोग। तो ये कहाँ होता है? घेंगा रोग के उपचार में, घेंगा रोग। और कोबाल्ट 60 कैंसर के उपचार में। और इसी प्रकार से एक और ले सकते हैं हम, वो है सोडियम 24। तो सोडियम 24 का यूज कहाँ पे होता है? तो सोडियम 24 का यूज होता है जो रक्त होता है, क्लॉट्स जिसको बोलते हैं, थक्का। कहाँ उपयोग होता है? थक्का। यदि हमारे शरीर में रुधिर हम कंटिन्यूअसली बह रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है, पर जब हमें चोट लगती है तो चोट लगने के बाद रक्त का थक्का बनना स्वाभाविक बात है, पर बिना किसी कारण के हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनना ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो यदि ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम सोडियम 24 का क्या करते हैं? यूज करते हैं। क्योंकि जब रक्त का थक्का यदि हमारे बॉडी में बिना किसी कारण के बनता है तो वो रुधिर सप्लाई में हमें क्या करता है? रुकावट पैदा करता है। यदि ब्रेन में रुकावट आती है तो ब्रेन का स्ट्रोक आ सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट में यदि रुधिर वाहिनियाँ बंद हो जाए या फिर वहाँ पर रक्त का ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाए तो हमें हार्ट अटैक आ सकता है। तो विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ जो है वो थक्का बनने से हमारे शरीर में आती है। और उसके बाद जो हमारा सेकेंड पॉइंट है, जो सबसे आधुनिक है, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में ज़्यादा बताने की डिटेल नहीं है, सभी लोग इससे अवगत है। इसके अंतर्गत अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे तो हमारा सबसे पहला मोबाइल, उसके बाद LCD, LED, लैपटॉप, ये सारे इलेक्ट्रॉनिक की क्या है? देन है, जो हमारे आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आती है। और ये जो LED है या फिर LCD है, अभी की जो LED है उसमें 8 वाट, 9 वाट, 10 वाट, इसमें बिजली की खपत भी कम होती है और इनका प्रकाश भी उपयुक्त होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा बेसिक डिटेल आपको बता दी। एक बार मैं आपको फिर से रिपीट करवा देता हूँ। चिर सम्मत भौतिकी जो 1900 के पहले और आधुनिक भौतिकी 1900 के बाद। जब कौन आए थे? अल्बर्ट आइंस्टाइन आए थे 1905 में। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। उन्होंने बताया कि द्रव्य को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्य में कन्वर्ट किया जा सकता है। चिर सम्मत भौतिकी किन किन पॉइंट्स पर विश्वास करती थी? उसमें पहला है यांत्रिकी। यांत्रिकी को हम मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें गति का और गति के उपकरणों का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड आता है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी हम लाइट्स का, परावर्तन का, अपवर्तन का, लेंस का, दूरदर्शी का, इन सारी चीज़ों का हम इसमें क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। थर्ड आता है स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें हम आवेश मतलब चार्ज, विद्युत धारा, उसके उपकरण में हमने देखा ट्रांसफार्मर, जनरेटर आदि का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। और लास्ट आता है थर्मोडायनेमिक, जिसे हम ऊष्मागतिकी कहते हैं, अर्थात एक ऊष्मा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण और विभिन्न प्रकार के ऊष्मा के नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम और उनकी अवधारणाएं। तो इनका अध्ययन हम करते हैं चिर सम्मत भौतिकी में। परंतु जो आधुनिक भौतिकी है वो किस पर डिपेंड है? तो उसके
किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जा रहा है। तो आधुनिक भौतिकी में हम सबसे पहले लेंगे नाभिकीय भौतिकी, जिसको हम न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं। अब इसके अंतर्गत इसकी देन क्या है, तो इसकी देन है परमाणु अस्त्र और शस्त्र, जितने भी वेपन्स होते हैं। उसके बाद सेकंड आता है चिकित्सा के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण योगदान है नाभिकीय भौतिकी का। अब चिकित्सा के क्षेत्र में कैसे है, तो कोबाल्ट 60 का उपचार जो हम कैंसर रोग में करते हैं। उसके बाद यदि देखा जाए तो आयोडीन 131 का उपयोग हम घेंगा रोग में करते हैं, उसको ठीक करने के लिए करते हैं। जब खाने से आयोडीन नहीं मिल पाता तो हम इस दवाई के रूप में आयोडीन की मात्रा को पूर्ण कर लेते हैं। उसी प्रकार से सोडियम 24 ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, यदि शरीर में रक्त का थक्का बन जाता है तो उस थक्का बनना नहीं चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देखते हैं कि जो वर्तमान में सभी चीज़ें आ रही है, मोबाइल है, एलसीडी है, एलईडी है, लैपटॉप है, इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण हैं, ये भरपूर मात्रा में सबसे ज़्यादा भी प्रयोग किए जा रहे हैं और ये सब आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत आते हैं। तो ये रही आज की संपूर्ण बेसिक डिटेल फिजिक्स से रिलेटेड। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।